बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं शेजीउल्लाह फिरासत, आप देख रहे हैं नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़ पर मुश्तमिल 4 टीवी का खुसूसी खबरनामा। दुनिया भर से यानी खबरें आपकी नजर से। सबसे पहले हेडलाइंस। अमेरिका ने इराक छोड़ने से इनकार कर दिया। ट्रंप ने कहा निकालना चाहते हैं तो पहले पैसा दें। प्लेन क्रैश इंसानी गलती का नतीजा, ईरान ने किया इकरार, कहा जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। यूक्रेन ने किया मुआवजे का मुतालबा। अमेरिका ने ईरान के खिलाफ लगाई नई पाबंदियां, कई ओहदेदार और कंपनियां निशाना। इसराइली इंटेलिजेंस ने कहा अमरीकी अड्डे पर ईरान का हमला खतरे की घंटी है। मिडल ईस्ट तनाव कम करने की कोशिशें, जापान के वजीर आजम रियाद पहुंचे। महमूद कुरैशी ने की इराक और बहरीन के वजीरों से बातचीत। सबसे लंबे अरसे तक हुकूमत करने वाले अरब हुक्मरान सुल्तान काबूस का इंतकाल, हैशम बिन तारिक ओमान के नए सुल्तान। अफगानिस्तान के कंदहार में अमरीकी काफिले पर हमला, तालिबान ने जिम्मेदारी कबूल की। ममता बनर्जी ने की मोदी से मुलाकात, कहा CAA NRC वापस लिया जाए। वजीर आजम के खिलाफ कोलकाता में मुजाहरा। हेडलाइंस आपने देखी। खबरों की तफसील की तरफ आपको ले चलते हैं। अमेरिका ने इराक से अपनी फौजें वापस बुलाने के लिए बगदाद का मुतालबा रद्द कर दिया है और कहा है कि मुल्क में अमेरिका की मौजूदगी जरूरी है। इराक के वजीर आजम आदिल अब्दुल महदी ने अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट माइक पॉम्पियो से टेलीफोन पर बातचीत करते हुए मुतालबा किया था कि अमेरिका फौजों को वापस बुलाने के लिए बातचीत के मकसद से एक डेलीगेशन को बगदाद रवाना करे। कासिम सुलेमानी की हलाकत के बाद इराक की पार्लियामेंट ने करारदाद मंजूर करते हुए अमेरिकी फौजों को इराक से निकाल बाहर करने का मुतालबा किया था। स्टेट डिपार्टमेंट की तर्जुमान ने कहा कि इराक को भेजे जाने वाले किसी भी डेलीगेशन को यह जिम्मेदारी दी जाएगी कि हमारी पार्टनरशिप को किस तरह मजबूत किया जाए। बात इस बारे में नहीं होगी कि अमेरिकी सिपाहियों को वापस बुलाया जाए। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमेरिकी सिपाही उस वक्त तक इराक को नहीं छोड़ेंगे जब तक बगदाद वो पैसा नहीं देगा जो अमेरिका ने कई बरसों में इराक में खर्च किया है। ट्रंप ने फॉक्स न्यूज को इंटरव्यू देते हुए कहा कि अगर आप चाहते हैं कि हम इराक से बाहर निकलें तो आपको हमारा पैसा देना पड़ेगा। इस सवाल पर कि वो इराक से किस तरह पैसा निकालना चाहते हैं, उन्होंने कहा कि उनका बहुत सा पैसा हमारे पास है, हमारे अकाउंट में उनके $35 बिलियन है, वो ये रकम देने से इत्तेफाक कर सकते हैं वरना हम वहां रुकेंगे। ट्रंप ने कहा कि हमने इराक में दुनिया का सबसे महंगा एयरपोर्ट बनाया है, काश कि वो एयरपोर्ट न्यूयॉर्क में होता या वॉशिंगटन में होता। अमेरिका ने कई बरसों से इराक को हर साल कई बिलियन डॉलर्स दिए हैं। ईरान ने कहा है कि इस हफ्ते तेहरान के करीब यूक्रेन का हवाई जहाज एक हसास फौजी मकाम के पास से उड़ान भर रहा था और इंसानी गलती की वजह से उसे मार गिराया गया। ईरानी फौजों के जनरल स्टाफ ने एक बयान में ये बात कही। उन्होंने कहा कि मुजरिम अमरीकी सदर अमरीकी फौज के कमांडर्स के खतरों के जवाब में आला सतह पर चौकसी इख्तियार की गई थी। मिसाइल हमलों के बाद कुछ देर तक दहशतगर्द अमरीकी फौज के जंगी हवाई जहाज ईरान के अतराफ उड़ान भर रहे थे और बाज़ रिपोर्ट्स में कहा गया था कि ईरान को निशाना बनाया जा सकता है और रडार स्क्रीन पर कई टारगेट्स उभर रहे थे जिससे एयर डिफेंस नेटवर्क की हसासियत बढ़ गई थी। एक बयान में कहा गया कि इंसानी गलती की वजह से गैर इरादी तौर पर हवाई जहाज को इन हालात में निशाना बनाया गया जिसकी वजह से हमें हमारे कई प्यारे हमवतन और गैर मुल्की शहरी हलाक हुए। इस वाक़े में यूक्रेन की इंटरनेशनल एयरलाइंस के हवाई जहाज पर सवार तमाम 176 लोग हलाक हुए थे। यह हवाई जहाज तेहरान से कीव जा रहा था। ईरान के सदर हसन रूहानी ने ट्विटर पर कहा कि इस्लामी जमहूरिया ईरान को इस तबाहकुन गलती पर बहुत अफसोस है और उन्होंने कहा कि मेरी हमदर्दियां और दुआएं गमज़दा खानदानों के साथ हैं।
ایران کے وزیر خارجہ جواد ظریف نے متاثرہ لوگوں سے افسوس کا اظہار کیا۔ انہوں نے ٹویٹر پر کہا کہ یہ ایک افسوسناک دن ہے۔ ایرانی فوجوں کے چیف نے کہا کہ اس ہوائی جہاز کو مار گرانے کے ذمہ داروں کے خلاف کارروائی کی جائے گی اور انہیں فوجی عدالت میں جواب دہ بنایا جائے گا۔ ایران کے ریولیوشنری گارڈز کی ایروسپیس ڈویژن کے چیف عامر علی حاجی زادہ نے یوکرین کے ہوائی جہاز کو مار گرانے کی مکمل ذمہ داری قبول کی۔ انہوں نے کہا کہ جب انہیں اس بارے میں بتایا گیا تو انہوں نے اپنے لیے موت کی تمنا کی۔ یوکرین نے ہوائی جہاز کو مار گرانے کے ذمہ داروں کو سزا دینے اور متاثرہ خاندانوں کو معاوضہ دینے کا مطالبہ کیا ہے۔ یوکرین کے صدر نے ایران سے یہ یقین دہانی مانگی کہ اس معاملے کی مکمل تحقیقات کی جائے گی۔ انہوں نے فیس بک پر کہا کہ ایران نے یوکرین کے ہوائی جہاز کو مار گرانے کا اقرار کیا ہے، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ وہ اپنے جرم کو قبول کرے۔ ہم ایران سے یقین دہانی چاہتے ہیں کہ وہ مکمل تحقیقات کرائے اور ذمہ داروں کو انصاف کے کٹہرے میں کھڑا کرے، مرنے والوں کی لاشوں کو حوالے کرے اور معاوضہ دے۔ انہوں نے کہا کہ انصاف کو ثابت کرنے کے لیے ہمارے 45 ایکسپرٹس کو مکمل رسائی دینی چاہیے۔ ایران کے سپریم لیڈر سید علی خامنہئی نے ایسے قدم اٹھانے کی ضرورت پر زور دیا جس سے اس بات کو یقینی بنایا جا سکے کہ مستقبل میں ایسے واقعات پیش نہ آئیں۔ خامنہئی نے ایک بیان میں غمزدہ خاندانوں سے ہمدردی کا اظہار کیا اور انہوں نے دعا کی کہ اللہ تعالی متاثرہ لوگوں کو صبر عطا کرے۔ ایران کی فارس نیوز ایجنسی نے بتایا کہ جب فوجی کمانڈرز اس نتیجے پر پہنچے کہ انسانی غلطی کی وجہ سے یہ واقعہ پیش آیا ہے، سپریم لیڈر اور صدر کو اس بارے میں بتایا گیا۔ سپریم لیڈر نے فوری حکم دیا کہ اس معاملے کی چھان بین کے لیے نیشنل سیکیورٹی کونسل کی میٹنگ بلائی جائے۔ فارس نیوز ایجنسی نے کہا کہ تحقیقات کے نتیجے سامنے لائے جائیں گے۔ خامنہئی نے عہدیداروں سے کہا کہ اس واقعے کی تمام تفصیلات کو منظر عام پر لایا جائے۔ امریکہ کے ایک عہدیدار کے حوالے سے کہا گیا کہ امریکہ ایرانی جنرل قاسم سلیمانی کی ہلاکت کی رات ہی یمن میں ایک دوسرے سینئر ایرانی فوجی عہدیدار کو نشانہ بنانا چاہتا تھا، لیکن یہ کوشش ناکام رہی۔ اس بارے میں زیادہ تفصیلات سامنے نہیں آئیں۔ اس تعلق سے پوچھے جانے پر پینٹاگون کی ترجمان نے کہا کہ انہوں نے بھی یہ خبر دیکھی ہے۔ یوکرین ایئر لائنز کے ہوائی جہاز کے بلیک باکس کی ریکارڈنگ کو فرانس میں ڈاؤن لوڈ کیا جائے گا۔ ایران نے تحقیقات کے لیے بوئنگ کمپنی کے علاوہ یوکرین، کینیڈا اور دوسرے ملکوں کو دعوت دی ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے دعویٰ کیا کہ ایران قاسم سلیمانی کی ہلاکت سے پہلے 4 امریکی سفارت خانوں کو نشانہ بنانے کی کوشش کر رہا تھا۔ ٹرمپ نے فاکس نیوز کو ایک انٹرویو دیتے ہوئے یہ بات کہی۔ امریکہ کے ٹریجری سیکرٹری اسٹیفن میوچن نے کہا کہ امریکہ ایران کے خلاف نئی پابندیاں لگا رہا ہے۔ سیکرٹری آف اسٹیٹ مائک پومپیو کے ساتھ ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے یہ پابندیاں لگانے کا اعلان کیا۔ انہوں نے کہا کہ اس پابندیوں میں ایران کی کئی کمپنیوں اور اداروں اور لوگوں کو نشانہ بنایا جائے گا۔ سعودی عرب نے امریکہ کے فوجی اڈوں پر ایران کے حملوں کی مذمت کی ہے۔ سعودی وزیر عادل الجبیر نے کہا کہ ہم اسے ایران کی طرف سے عراق کی خود مختاری کی خلاف ورزی سمجھتے ہیں۔ اسرائیل کی فوجی انٹیلیجنس کی ویب سائٹ پر کہا گیا کہ عراق کے عین الاسد ایئر بیس پر امریکہ کے خلاف ایران کا حملہ اسرائیل کے لیے وارننگ ہے۔ ان حملوں پر تبصرہ کرتے ہوئے ویب سائٹ پر کہا گیا کہ اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ایران کس طرح اپنے میزائلوں کے ذریعے اپنے ٹارگٹ پر وار کر سکتا ہے۔ ویب سائٹ پر کہا گیا کہ اسرائیل ایران کے میزائلوں سے محفوظ نہیں ہے۔ جاپان کے وزیر اعظم شنزو ایبے نے مڈل ایسٹ میں تناؤ کے باوجود سعودی عرب کا دورہ کیا، وہ یو اے ای بھی جائیں گے۔ شنزو ایبے نے ریاض میں شاہ سلمان اور کراؤن پرنس محمد بن سلمان سے ملاقات کی۔ سمجھا جا رہا ہے کہ وہ مڈل ایسٹ میں تناؤ کم کرنے کی کوششیں کر رہے ہیں۔ پاکستان کے پشاور شہر میں قاسم سلیمانی کی ہلاکت کے خلاف زبردست مظاہرہ کیا گیا۔ اس موقع پر امریکہ مرد آباد اور اسرائیل مرد آباد کے نعرے لگائے گئے۔ احتجاجیوں نے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے پتلے بھی جلائے۔ احتجاجیوں نے پاکستان کی حکومت سے مطالبہ کیا کہ وہ امریکہ ایران تناؤ پر اپنی پالیسی صاف کرے۔ پاکستانی حکومت یہ بات صاف کر چکی ہے کہ وہ اپنی زمین کا استعمال کسی بھی ملک کے خلاف کرنے نہیں دے گی اور نہ ہی کسی علاقائی جنگ میں حصہ لے گی۔ وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ پاکستان اب دوسرے ملکوں کی جنگیں نہیں لڑے گا۔ انہوں نے پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی سے کہا کہ وہ تناؤ کم کرنے کی کوششوں کے سلسلے میں سعودی عرب، ایران اور امریکہ کا دورہ کریں۔ اس دوران شاہ محمود قریشی نے عراق اور بحرین کے وزیروں سے مڈل ایسٹ کے تناؤ کے بارے میں بات چیت کی۔ دنیا بھر سے وقت کے چھوٹے سے بریک کے بعد کچھ اور خبروں کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے۔ امید ہے بریک کے اس پار بھی ہمارا آپ کا رابطہ بنا رہے۔
वेलकम बैक। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा खबरनामा दुनिया भर से और मैं हूं शजीउल्लाह फिरासत। इस खबरनामे में हम आपके इलाके दुनिया के गोशे गोशे से आप ही की पसंद और दिलचस्पी की खबरें। आगे बढ़ने से पहले हेडलाइंस एक बार फिर। अमेरिका ने इराक छोड़ने से इनकार कर दिया। ट्रंप ने कहा निकालना चाहते हैं तो पहले पैसा दें। प्लेन क्रैश इंसानी गलती का नतीजा, ईरान ने किया इकरार, कहा जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। यूक्रेन ने किया मुआवजे का मुतालबा। अमेरिका ने ईरान के खिलाफ लगाई नई पाबंदियां, कई ओहदेदार और कंपनियां निशाना। इस्राएली इंटेलिजेंस ने कहा अमरीकी अड्डे पर ईरान का हमला खतरे की घंटी है। मिडल ईस्ट तनाव कम करने की कोशिशें, जापान के वजीर आजम रियाद पहुंचे। महमूद कुरैशी ने की इराक और बहरीन के वजीरों से बातचीत। सबसे लंबे अरसे तक हुकूमत करने वाले अरब हुक्मरान सुल्तान काबूस का इंतकाल, हैशम बिन तारिक ओमान के नए सुल्तान। अफगानिस्तान के कंदहार में अमरीकी काफिले पर हमला, तालिबान ने जिम्मेदारी कबूल की। ममता बनर्जी ने की मोदी से मुलाकात, कहा CAA NRC वापस लिया जाए। वजीर आजम के खिलाफ कोलकाता में मुजाहरा। जारत इंटरनेशनल न्यूज के सिलसिले को ओमान के सुल्तान काबूस बिन सईद का 89 साल की उम्र में इंतकाल हो गया। वो तकरीबन आधी सदी तक मुल्क पर हुकूमत करते रहे। उन्हें आंतों का कैंसर हो गया था। ओमान में 3 दिन के कौमी शोक का ऐलान किया गया है। सुल्तान काबूस ने दिसंबर के महीने में इलाज के सिलसिले में बेल्जियम का दौरा किया था। इसी महीने सऊदी अरब में होने वाली सालाना GCC मीटिंग में भी उन्होंने हिस्सा नहीं लिया था, जिसकी वजह से उनकी सेहत के बारे में अंदाजे लगाए जा रहे थे। सुल्तान काबूस 1970 में बरतानिया की मदद से एक बगावत के जरिए इख्तिदार पर आए थे। उन्हें कोई औलाद नहीं थी। मुल्क की सरकारी न्यूज़ एजेंसी और सरकारी टेलीविजन ने कहा कि इंतहाई अफसोस के साथ सुल्तान काबूस के इंतकाल का ऐलान किया जाता है, जिन्हें अल्लाह ने अपने पास बुला लिया है। सुल्तान काबूस ने मिडल ईस्ट में एक बैलेंस्ड पॉलिसी अपनाई थी और पूरी दुनिया में उनकी इज्जत की जाती थी। ओमान का कौमी झंडा 40 दिनों तक आधी बुलंदी पर लहराएगा। सुल्तान काबूस का जनाजा जुलूस मस्कत में निकाला गया, जिसमें हजारों लोगों ने हिस्सा लिया। सुल्तान काबूस जामा मस्जिद में उनकी नमाज जनाजा अदा की गई और तदफीन अमल में आई। मेशन बिन तारिक अल सईद को ओमान का नया हुक्मरान मुकर्रर किया गया। 65 साल साबिक वजीर कल्चर ने हफ्ते की सुबह हुक्मरान काउंसिल के सामने हलफ लिया। सरकारी टेलीविजन पर कहा गया कि ओहदेदारों ने सुल्तान काबूस का एक खत खोला, जिसमें हैशम को जानशीन बनाने का फैसला किया गया था। सुल्तान काबूस सबसे ज्यादा अरसे तक हुकूमत करने वाले अरब बादशाह हैं। सुल्तान काबूस ने 1970 में एक पुरअमन बगावत में अपने बाप का तख्ता उल्टा था। सुल्तान काबूस ने मुल्क की बागडोर संभालने के बाद ओमान को पसमानदा रियासत से एक जदीद रियासत में बदल दिया। हाल ही में वो बेल्जियम और जर्मनी में इलाज के बाद वापस लौटे थे। उन्होंने 1989 में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया था। ओमान के नए हुक्मरान ने वादा किया कि वो तमाम मुल्कों के साथ अच्छे ताल्लुकात रखेंगे। UAE में शाही हुक्म पर तमाम मस्जिदों में सुल्तान काबूस की गायबाना नमाज जनाजा अदा की गई। अफगानिस्तान में तालिबान ने कंदहार सूबे में अमरीकी सिपाहियों के काफिले पर हमला किया। नाटो के एक तर्जुमान ने इस हमले की तस्दीक की। तालिबान के तर्जुमान कारी यूसुफ अहमदी ने इस हमले की जिम्मेदारी कबूल करते हुए दावा किया कि गाड़ी में सवार तमाम सिपाही हलाक हो गए। हाल ही में अमेरिका ने एक हवाई हमले में हेरात सूबे में एक तालिबान कमांडर को हलाक किया था। इस हमले में कई दूसरे लोग भी हलाक हुए थे।
बात करते हैं इंडिया की। वेस्ट बंगाल के चीफ मिनिस्टर तृणमूल कांग्रेस लीडर ममता बनर्जी ने कोलकाता में वजीर आजम नरेंद्र मोदी से मुलाकात करते हुए कहा है कि सीएए पर दोबारा गौर किया जाए और सीएए और एनआरसी और एनपीआर को वापस लिया जाए। ममता बनर्जी ने राजभवन में मोदी से मुलाकात के बाद कहा कि वजीर आजम ने उनसे कहा है कि वो दिल्ली आएं और हम इस बारे में बातचीत करेंगे। ममता बनर्जी ने वजीर आजम से अपनी मुलाकात को खैरसगाली करार दिया और कहा कि उन्होंने रियासत की माली मदद के बारे में बातचीत की और ये मदद अब तक मरकज से नहीं मिली है। वजीर आजम कोलकाता के 2 दिन के दौरे पर हैं। ये मुलाकात एक ऐसे वक्त हुई है जब पूरे मुल्क में एनआरसी और सीएए के खिलाफ मुजाहरे हो रहे हैं और इस लड़ाई में ममता बनर्जी काफी सरगर्म है। सीएए, एनआरसी और एनपीआर जैसे मसाइल पर बीजेपी और तृणमूल कांग्रेस के दरमियान तनाव पाया जाता है। वजीर आजम मोदी इतवार को कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट की 150वीं सालगिरह तकरीब में हिस्सा लेंगे। मोदी के कोलकाता दौरे के मौके पर एहतजाज भी किया गया। मुल्क के कई मकामात पर सीएए और एनआरसी के खिलाफ मुजाहरे हफ्ते को भी जारी रहे। उत्तर प्रदेश के साबिक चीफ मिनिस्टर और समाजवादी पार्टी के लीडर अखिलेश यादव ने कहा है कि आधार कार्ड में सब तफसीलात मौजूद हैं। उन्होंने कहा कि अवाम किसी को भी अपनी दस्तावेजात ना दें। सदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और हैदराबाद के रुकन पार्लियामेंट असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि उन्होंने गोट से जिंदाबाद कहने वालों के हाथों से तिरंगा छीन लिया है और अब हम तिरंगा उठाएंगे। एक दिन पहले हैदराबाद में असदुद्दीन ओवैसी ने एनआरसी और सीएए के खिलाफ एक जबरदस्त रैली की क़यादत की थी। सियासत नहीं है, तिरंगा है देश का, जिसको ये हमारे देश की अजमत है, ये हमारी देश की ताकत है और हर सिटीजन को जब तिरंगा देखता है ना तो खुश हो जाता है वो। और उस तिरंगे को हम लेके निकले हैं, दोबारा लेके निकलेंगे। क्यों लेके निकल रहे हैं? क्योंकि हमारी वफादारियों को दिखाने के लिए नहीं, ना किसी के खौफ में, बल्कि देश को बताने के लिए कि जो लोग नाटक कर रहे हैं, तिरंगा तो उठा रहे हैं मगर जबान से निकलता है गोडसे की जिंदाबाद के नारे निकलते हैं। तो इसीलिए हमने उनके हाथ से तिरंगा छीनकर बताया कि ये तिरंगा को अब हम उठाएंगे, इसलिए कि बाबा साहिब के उन ख्वाबों को पूरा करना है और उनकी उम्मीदों को पूरा करना है। इसीलिए हम तिरंगा रैली निकाले। तो खुश होना चाहिए ना, खुश होना चाहिए ना कि भाई आज हैदराबाद की सरजमीन पर 1.5 लाख अवाम में 80% लोगों के पास हाथ में तिरंगा था। क्या मैसेज जाएगा पूरे देश में? ये बताइए आप। ये तो यकीनन जो संगी हैं उनको तो बड़ी पेट में दर्द होगा, पेंचिश हो जाएगी आज रात में उनको। मगर तिरंगा जो उठा रहे हैं तो तिरंगा तो खुश होना चाहिए ना, सबको खुश होना चाहिए कि भाई मेरे पार्टी का झंडा नहीं है, किसी की पार्टी का तो तिरंगा है। बहुत खुश होना चाहिए, बल्कि लोगों को याद करना चाहिए कि हमारे उन मुजाहिदीन आज़ादी ने कैसे कुर्बानियां दी। ऐसा क्या हो गया कि अरे पागल हैं वो लोग। तिरंगा उठाए तो उसमें पॉलिटिक्स क्या है? घटिया है, एकदम घटिया सोच है। पॉलिटिक्स क्या है भैया? तिरंगा उठा रहे हैं, ये मेरी लड़ाई है। इतने लोग जो जमा हुए हैं जिसमें मेरे खिलाफ भी लोग हैं, मगर मुझसे मिले आज, वो बोले कि हम इसके लिए हैं, मतलब वेलकम। चालाकी क्या है इसमें भाई? ये तो हमारी खुददारी है, ये तो हमारी मुल्क से मोहब्बत और एक अजमत की निशानी है तिरंगा, उसको लेके जा रहे हैं। अब ये हमारे पॉलिटिकल मुखालिफिन को समझ में आता नहीं है, तो बेचारे छोटी सोच के हैं तो इस तरह की बात करते हैं। मैं तो सिर्फ दुआ करूंगा कि वो उनकी सोच में तब्दीली लाई जाए। अरे देखिए, अदालत में केस चले तो क्या हम प्रोटेस्ट ना करें? डेमोक्रेसी है, फंडामेंटल राइट है मेरा, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, प्रोटेस्ट इज माय फंडामेंटल राइट। और आज तो सुप्रीम कोर्ट ने कही भी दिया ना कि इंटरनेट भी फंडामेंटल राइट में आ गया अभी। अब बताइए आप, अब हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो क्या है? हमको कॉन्स्टिट्यूशन पे भरोसा है, हम कॉन्स्टिट्यूशन को इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि प्रोटेस्ट करो ताकि मुल्क की जमहूरियत मजबूत हो, लोगों में यकीन हो, इसलिए हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं। रहा साल सुप्रीम कोर्ट का, तो उनका जो फैसला आएगा वो सर आंखों पे देखेंगे क्या करता है कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट देखेंगे। पहली बात, बांग्लादेश के एक वजीर ने अपना हिंदुस्तान का दौरा बर्खास्त कर दिया है, जिससे पता चलता है कि सीएए और एनआरसी के बारे में दोनों मुल्कों के दरमियान तनाव बरकरार है। इससे पहले भी बांग्लादेश के 2 वजीरों ने अपना इंडिया दौरा बर्खास्त कर दिया था। दिल्ली पुलिस ने जेएनयू कैंपस में गड़बड़ के वाक़े के सिलसिले में एक व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल 37 स्टूडेंट्स की निशानदेही की है। पुलिस ने बताया कि इन लोगों का ताल्लुक लेफ्ट या राइट से नहीं है। क्या कुछ हो रहा है आपकी दुनिया में, आखिर में हेडलाइंस दुनिया भर से एक बार फिर देखते हैं। अमेरिका ने इराक छोड़ने से इनकार कर दिया। ट्रंप ने कहा निकालना चाहते हैं तो पहले पैसा दें।
پلین کریش انسانی غلطی کا نتیجہ، ایران نے کیا اقرار، کہا ذمہ داروں کے خلاف کارروائی کریں گے، یوکرین نے کیا معاوضے کا مطالبہ۔ امریکہ نے ایران کے خلاف لگائی نئی پابندیاں، کئی عہدیدار اور کمپنیاں نشانہ۔ اسرائیلی انٹیلیجنس نے کہا امریکی اڈے پر ایران کا حملہ خطرے کی گھنٹی ہے۔ مڈل ایسٹ تناؤ کم کرنے کی کوششیں، جاپان کے وزیر اعظم ریاض پہنچے، محمود قریشی نے کی عراق اور بحرین کے وزیروں سے بات چیت۔ سب سے لمبے عرصے تک حکومت کرنے والے عرب حکمراں سلطان قابوس کا انتقال، ہیثم بن طارق عمان کے نئے سلطان۔ افغانستان کے قندھار میں امریکی قافلے پر حملہ، طالبان نے ذمہ داری قبول کی۔ ممتا بنرجی نے کی مودی سے ملاقات، کہا CAA-NRC واپس لیا جائے، وزیر اعظم کے خلاف کولکتہ میں مظاہرہ۔ یہ تھی آج کی خبریں، اب شجیع اللہ فراست کو دیں اجازت اور اپنا بے حد خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔